हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं एचआरएस बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मूवमेंट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी मूवमेंट किसका? तो मॉलिक्यूल्स का, सब्सटेंस का, जो सेल से बाहर जाते हैं और सेल से कौन से मटेरियल अंदर आ सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको हम आज बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ रखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, बैक्टीरियल सेल हो, किसी भी सेल का सबसे एक लिविंग आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, थिन होता है, इलास्टिक होता है और फ्लेक्सिबल होता है। इतनी बातें हमने पढ़ रखी थी। फिर हमने क्या जानना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? तो फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन का बना होता है। एक और बात आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, फूड पार्टिकल को इनगल्फ करने में भी मदद करता है और इसको हम बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस होता क्या है? तो अमीबा क्या करता है कि उसके सराउंडिंग में जो पाए जाने वाले फूड मटेरियल हैं, फॉर एग्जांपल पैरामीशियम है, उसको भी इनगल्फ कर लेता है। तो वो क्या करते हैं कि अपने सेल को, अपने आउटर सेल मेम्ब्रेन से क्या करते हैं कि उस फूड को अपनी बॉडी में उसको, वहां पे डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन के बाद उसको अपने बॉडी में एंटर कर लेते हैं। तो ये जो फंक्शन है इसको बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। इस तरह का फंक्शन आप डब्ल्यूबीसी में भी पाया जाता है, लेकिन उसको यहाँ डिस्कस नहीं करना है। आज हम क्या पढ़ेंगे, मूवमेंट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसको जरा समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, ओवल स्ट्रक्चर है और इसका ये न्यूक्लियस है और इसका जो मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। आने वाली क्लासेस में इस पे हम डिटेल स्टडी करेंगे, डिस्कशन करेंगे। साइटोप्लाज्म होता क्या है, साइटोप्लाज्म में और क्या सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस का वर्क क्या होता है। लेकिन आपको यहाँ पे जनरली आपको ये याद रखना है कि ये सेल में जो थ्री पार्ट्स होते हैं उसका ये थ्री पार्ट्स ये है, जो कि पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। कोई भी सेल हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, बैक्टीरियल सेल हो, इसमें ये चीजें पाई जाती हैं। कुछ चीजें और होती हैं, किसमें प्रिमिटिव है, किसमें एडवांस है, ये बात हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ पे आप याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, और हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो ये सेल है और सेल के साथ कोई दूसरा सेल भी हो सकता है, और सेल अगर फ्री है तो इसकी सराउंडिंग में जो मैटर है उसमें से कौन से मैटर इसके अंदर आएंगे और कौन से मैटर इससे बाहर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ यहाँ कौन से मैटर आएंगे और इससे कौन से मैटर बाहर जाएंगे, इसके बारे में जो देख रेख कह सकते हैं या फिर जो इसको कंट्रोल करता है वो करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर है, लिविंग है, इलास्टिक है। और एक और चीज मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि सेलेक्टिव परमिएबल है, मतलब कि सेलेक्ट करता है कि कौन से मैटर को हमें बाहर जाने देना है और कौन से मैटर को अंदर आने देना है। ऐसा नहीं है कि सेल में कोई भी मैटर चला जाए। अगर ऐसा होता तो सेल रप्चर्ड हो सकता है, सेल में अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंस भी आ सकते हैं। इससे बचाने के लिए ये काम करता है। अब इसके अंदर कैसे मटेरियल्स आते हैं, कैसे मटेरियल्स बाहर जाते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक जो होता है वो होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है तो आपने दूसरे क्लासेस में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफ्यूजन में कैसे हेल्प करता है, इसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे एक सेल है और सेल का ये इंटरनल एनवायरनमेंट है, ये सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। इसी तरह से एक अमीबा का केस में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है,
ये यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, और ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। अब क्या होता है यहाँ, तो एक सेल है, इसे एडजेसेंट सेल भी हो सकता है। ये अमीबा का केस है, इसके सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट है, क्योंकि यूनिसेलुलर है, इसके सराउंडिंग जो भी वाटर ही है, अब क्या होता है कि यहाँ पे मटेरियल इसमें से अंदर जाएंगे और इससे बाहर आएंगे। अब ये कैसे जाएंगे और कैसे आएंगे, तो इसका एक एग्जांपल है, वो है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। और वो आते और जाते किसके थ्रू है, तो डिफ्यूजन के थ्रू। अब डिफ्यूजन क्या है, तो जरा जान लीजिएगा, ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब कि मॉलिक्यूल्स का एक नेचर होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। और ये सबसे ज्यादा होता है, फास्टर जो होता है वो गैस में होता है, उससे कम लिक्विड में होता है, उससे कम सॉलिड में बहुत ही कम होता है। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज तो जो डिफ्यूजन है वह हम यहाँ गैसों के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन इसको एक डिफ्यूजन को मैं एक बार आपको और बता देना चाहता हूँ डिटेल में, जिससे आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे आपके घर में अगर कोई अगरबत्ती है जलाई जाती है, तो उसकी स्मेल क्या होती है कि पूरे कमरे में फैल जाती है। तो जो स्मेल है, जो परफ्यूम है, इस तरह के जो स्मेल होते हैं वो एनवायरनमेंट में, उसके अपने सराउंडिंग में कैसे फैल जाते हैं, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। एक और चीज आपको, जैसे कि आपने एक, आप ये घर पे भी कर सकते हैं, एक आप कोई ग्लास ले सकते हैं, या फिर एक हम बीकर ले लें, और उसमें हम क्या करें, वाटर फिल कर लें, टैप वाटर, नॉर्मल वाटर, टैप वाटर आप इसमें ले लीजिए। फिर उसमें क्या करिए, आप कुछ बूंद इंक का डाल दीजिए, इसमें ड्रॉप कर दीजिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिएगा जरा, यहाँ वाटर है और यहाँ इंक है। इंक के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, और वाटर का कंसंट्रेशन कम है। तो इस हायर कंसंट्रेशन से इंक क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे इस पूरे बीकर में, आप घर पे करें तो ग्लास में, पूरे ग्लास में, पूरे बीकर में क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। कि वो आपको ऐसा लगता नहीं कि कहीं कंसंट्रेशन कम है कहीं ज्यादा है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, इक्वल हो जाते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। दो चीजें याद रखिएगा, घर में जो परफ्यूम है, अगरबत्ती है, तो उसकी जो स्मेल होती है रूम में फैल जाती है, तो वो भी डिफ्यूजन है। यहाँ पे अगर हम इंक लेते हैं और उसको किसी ग्लास में या फिर बीकर में लेकर कुछ बूंद उसमें डाल देते हैं, फिर वो पूरा इंक का पानी में फैल जाना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, डिफ्यूजन है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, ये दोनों प्रोसेस डिफ्यूजन है। और इसी तरह से जो लिविंग शेल है, चाहे वो यूनिसेलुलर का शेल हो या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर कोई अदर सेल हो, उसमें भी डिफ्यूजन होता है। कैसे होता है, तो इसको हम यहाँ बता रहे हैं। अब इसकी बॉडी में जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है या फिर मूवमेंट ऑफ मटेरियल है, वो कैसे होगा, इसके बारे में हम देखते हैं। वो होगा डिफ्यूजन से। और डिफ्यूजन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम गैस की बात कर रहे हैं, तो गैस में जो इसके लिए एसेंशियल है वो है, तो जो वाटर में सॉल्युबल ऑक्सीजन होते हैं वो इसकी बॉडी में आएंगे, ऑक्सीजन इंटर करेगा और CO2 यहाँ से बाहर जाएगा। तो CO2 अंदर से बाहर जाना और O2 का इसके अंदर आना कैसे पॉसिबल होगा, इसको आप जरा ध्यान से समझिएगा। होता क्या है कि जब सेलुलर एक्टिविटीज होती है, सेलुलर एक्टिविटीज का मतलब क्या है कि सेलुलर एक्टिविटीज का मतलब यहाँ क्या है कि जो अमीबा है वो अपने लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो भी वाइटल एक्टिविटीज करता है, यानी मान लीजिए कि फूड है, रिस्पायरेशन होता है, जो भी फंक्शन होता है, तो उसमें क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है
और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होने से क्या होगा कि इसकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि उसका अमाउंट बढ़ गया। बॉडी में इसके जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और ये बाहर यानी इस एनवायरनमेंट में वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है, तो इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। और ऐसे ही जैसे जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर चला गया और दूसरी चीज क्या होती है कि जो O2 उस अमीबा ने लिया था वो यूटिलाइज हो जाता है, और यूटिलाइज हो जाने की वजह से उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसकी बॉडी में चला आता है, और इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ आपके लिए। वो कंसंट्रेशन की बात है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि जो अमाउंट कहाँ किसका ज्यादा है, यहाँ ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर चला आता है, क्योंकि बाहर इसकी तुलना में ज्यादा है। और इसमें एक्टिविटीज के बाद क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाता है और बाहर नेचुरली कम है तो यहाँ से बाहर चला जाता है। इस तरह के फिनोमेना को बोलते हैं डिफ्यूजन। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो डिफ्यूजन क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस रिस्पिरेशन में यहाँ मदद करता है। और हायर एनिमल में, प्लांट्स में भी क्या होता है कि जो रिस्पिरेशन है कुछ ऐसे ही होता है। तो आपको यहाँ याद जो रखनी है वो ये है कि डिफ्यूजन जो होता है हमारी बॉडी में या फिर एनिमल्स की बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, तो आने वाले क्लासेस में हम इसको डिस्कस करेंगे। ऑस्मोसिस में होता क्या है कि वहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहाँ भी होता है, लेकिन वहाँ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का है। उसके बारे में आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।